तो फिर क्या सोचा तुमने इस बारे में? अगर तुमसे फैसला नहीं हो पा रहा तो हमें बता दो, हम अपने तौर पर सारे मामला देख लेंगे। लेकिन हम अब इस मामले में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हयात खान ने सब पर एक नजर डालते हुए अपना फैसला सुना दिया था। खाने की मेज पर मौजूद जहां बाकी लोग उनके मुंह से ये फैसला सुनकर खुश हुए थे, वहीं एक शख्स ऐसा भी था जिसको इस बात पर शदीद नागवारी गुजरी थी। बाबा जान, आप अच्छी तरह जानते कि मेरा फैसला क्या है। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं इन फजूल कामों के मेरे पास वक्त है। इसलिए बेहतर यही है कि हम इस बारे में बात ना करें। दिलावर खान ने हमेशा की तरह यही जवाब दिया और उठकर जाने लगा। जब हयात खान की अगली बात ने उसके कदम वही रोक दिए। ठीक है, अगर तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त नहीं है तो हम फैसला कर चुके हैं, क्योंकि हम मजीद तुम्हारे फैसले का इंतजार नहीं कर सकते। हमारे खानदान के कुछ उसूल हैं और उन उसूलों को मानना यहाँ पर रहने वाले हर शख्स पर लाजिम है। ना सिर्फ हवेली की बल्कि यहाँ की हर चीज के इकलौते वारिस तुम हो और इस गांव के अगले सरदार भी तुम ही बनोगे। लेकिन तुम शायद भूल रहे हो, इस सरदार बनने की एक बहुत बड़ी शर्त है जिसे पूरा करना लाजिम है। और वो शर्त यही है कि तुम्हें सरदार बनने से पहले शादी करनी होगी। और हम इन सारे मामलात को कितने सालों से संभाल रहे हैं और अब हम ये सब कुछ तुम्हें सौंप कर आराम करना चाहते हैं। गांव वालों को भी अपने सरदार का बेसब्री से इंतजार है, इसलिए हम फैसला कर चुके हैं। इस महीने की आखिर में ही तुम्हारी और पलवशा की शादी कर दी जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे सरदार बनने की रस्म भी अदा कर दी जाएगी। हयात खान ने पूरी बात खुलकर बयान कर दी थी, जिसे सुनकर पलवशा और समीना बेगम के चेहरों पर तो एक लम्हे के लिए वो मुस्कुराहट दूर नहीं हुई थी। वो तो जाने कब से इस लम्हे के इंतजार में थी और आज आज आखिरकार वो वक्त आ ही गया था। दिलावर खान ने एक नजर अपने बाप को देखा, जिसने उससे पूछे बगैर ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। ऐसा नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की थी या वो किसी और से मोहब्बत करता था। उसे लड़कियां पसंद ही नहीं थी। वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था। लड़कियों से उसे अजीब किस्म की चिढ़ थी। वो एक संजीदा मिजाज और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था, जिसे लड़कियों की नखरे उठाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और पलवशा जैसी लड़कियों को तो बिल्कुल भी वो पसंद नहीं थी, वो जो अपने आप को दुनिया की सबसे हसीन और खूबसूरत लड़की समझती थी। और जिस तरह से वो दिलावर के सामने अपनी अदाएं दिखाती थी, दिलावर को उसे देख देख कर गुस्सा आता था। उसका बाप उसकी लड़की को उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल करना चाहता था। पिछले काफी वक्त से वो इनको इस फैसले पर डालता आया था, लेकिन अब शायद हयात खान से मजीद वक्त देने के लिए तैयार नहीं थे। बाबा, अगर आप फैसला कर चुके हैं तो मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने मेरी मर्जी जानो बगैर भी इतना बड़ा फैसला ले लिया है। अब आपको जैसा बेहतर लगता है आप वो कर सकते हो। दिलावर एक नजर सब पर डालकर वहां से जा चुका था, जबकि पीछे सब लोग इस बात पर खुश थे कि दिलावर ने इस मर्तबा इनकार नहीं किया था। इसका मतलब ये था कि उसकी तरफ से हाँ थी। हवेली में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, जिसमें सबसे आगे पलवाशा थी, क्योंकि उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी। दिलावर खान उसका जुनून था, जिसे वो पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और ऐसा होता भी क्यों ना। दिलावर जैसा खूबसूरत, काबिल और ज़हीन इंसान किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। वो इस कदर खूबसूरत था कि गांव की लड़कियां रुक रुक कर अपने छोटे सरदार को देखती थी। मगर दिलावर ने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। वो लड़कियों से दूर रहने वाला इंसान था। यही वजह थी कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। उसने लड़कियों में कभी दिलचस्पी तो नहीं ली थी, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल सादा रहने वाली और मासूम लड़कियां पसंद थी, ना कि पलवाशा जैसी तेज और हर वक्त मेकअप से भरी हुई। दिलावर पलवाशा को जब भी देखता उसे अजीब सी उलझन होती थी। हर वक्त बन ठन कर रहने वाली, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगाए घूमती रहती थी, मगर उसे उन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना तो उसे उसकी शादी में कोई दिलचस्पी थी और ना ही उससे किसी भी मामलात में उससे हिस्सा लिया था। ये सब कुछ उसके लिए एक फॉर्मेलिटी थी जो अपने बाबा के कहने पर कर रहा था। हयात खान इस गांव के सरदार थे और इस बड़ी हवेली के मालिक सालों से इस गांव में और इसके पास सारे गांव में बड़ी हवेली की ही सरदारी थी। सब लोग उन्हें बहुत इज्जत और मान देते थे और उनके फैसले को माना जाता था।
कोई भी इनके फैसले से इनकार करने की हिम्मत नहीं रखता था। हयात खान की शादी खानदान में ही सकीना बेगम से हुई थी। इनकी 2 औलादें थी, बड़ा बेटा दिलावर खान और उससे छोटी एक बेटी महानूर। हयात खान की छोटी बहन सवीना, और वह भी सहेली में अपनी बेटी पलवाशा के साथ रहती थी। उनके शोहर के इंतकाल के बाद हयात खान ने अपनी बहन और भतीजी की जिम्मेदारी खुद उठाई थी और उन्हें हवेली ले आए थे और उन्हें जिंदगी की हर सहूलत दी थी। पलवशा को उन्होंने अपनी बेटी बनाकर पाला था और अपनी बहन की ख्वाहिश भरी बचपन में पलवशा की मंगनी दिलावर से करती थी, जिससे पलवशा तो बहुत खुश थी और बचपन से उसने दिलावर को अपना सब कुछ मान लिया था। लेकिन दिलावर को उस लड़की में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, जो लड़की कम और चलता फिरता शोपीस ज्यादा लगती थी। खान हवेली में ये रिवाज था कि लड़का हो या लड़की, उसकी शादी खानदान से बाहर नहीं की जाती थी। यही वजह थी कि पलवशा का रिश्ता दिलावर से तय किया गया था। अम्मी जान, ये क्या बात हुई? आपने मुझसे वादा किया था कि बाई की शादी पर आप मेरी पसंद की हर चीज मुझे दिलवाएंगी, लेकिन इस पर तो अभी मैं अपनी पसंद से चीजें नहीं लेकर आई। मुझे तो उनमें से एक भी जोड़ा पसंद नहीं आया। महानूर ने बुरा सा मुंह बनाकर सारी चीजें अपने से दूर की, जो सकीना बेगम अपनी लाड़की के लिए बहुत मोहब्बत से लाई थी। तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुम अपने लाला के साथ चली जाना और अपनी पसंद की हर चीज ले लेना। मुझे तुम्हारे लिए जो चीजें पसंद आई वो तो मैंने ले ली। सकीना बेगम ने अपनी लाडली को समझाने की कोशिश की, जो इस जिद पे अड़ी हुई थी कि उसे आज ही शहर जाना है और अपनी पसंद की हर चीज ले ली है। जैसे ही दिलावर हवेली में दाखिल हुआ, महानूर भाग कर उसकी तरफ भाग के गई। लाला, देखिए अम्मी जान मेरे लिए कैसी अजीब सी चीजें लेकर आई हैं। उनमें मुझे एक भी जोड़ा पसंद नहीं आया। मुझे अपनी मर्जी की चीजें खरीदनी है, आप प्लीज मुझे अपने साथ शहर ले जाए। दिलावर ने कभी भी अपनी बहन की कोई बात नहीं टाली थी। महानूर उस घर में सबसे ज्यादा दिलावर की ही लाडली थी। सब लोग जानते थे कि दिलावर उसकी बात से कभी इनकार नहीं करता और पलवशा ये बात अच्छी तरह से जानती थी। और पलवशा ने ही महानूर को कहा था कि कैसे भी करके दिलावर को शहर जाने के लिए राजी कर ले। महानूर 17 साल की थी, एक मासूम सी लड़की जिसने बाहर की दुनिया ना देखी थी और ना ही उससे वाकिफ थी। पलवशा जो भी करने के लिए वो कहती थी, वो फौरन से उसकी बात मान जाती थी और इसी बात का फायदा पलवशा खूब उठाती थी। महानूर के जरिए वो दिलावर से अपनी वो बातें मनवा लेती थी जो पलवशा के कहने पर कभी वो ना मानता। वो आज भी ऐसा ही हुआ था। महानूर के जरिए वो दिलावर को अपने साथ शहर ले जाने में कामयाब हो गई थी और तीनों शहर के लिए रवाना हो गए। तुम दोनों अंदर जाओ, अंदर से दरवाजा अच्छे तरीके से बंद कर लेना। बाहर कुछ भी हो जाए, तुम दोनों में से कोई भी बाहर ना निकले और ना ही तुम लोग कमरे का दरवाजा खोलें। शबीर अपनी बीवी और बेटी को कमरे में जाने का कह रहा था, क्योंकि बाहर दरवाजे पर दस्तक तेज से तेज होती जा रही थी। ऐसा लगता था कि बाहर जो भी मौजूद है अगले मिनट में दरवाजा ना खोला तो उसे तोड़कर अंदर आ जाएगा। लेकिन बाबा, हम आपको ऐसे बाहर अकेला कैसे छोड़ दे? वो लोग जाने आपके साथ क्या करेंगे। आप ही हमारे साथ कमरे में आ जाए, हम लोग दरवाजा अंदर से बंद करेंगे, तो फिर कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। शबीर ने एक नजर अपनी मासूम सी बेटी को देखा, जिसे खुद से ज्यादा अपने बाप की फिक्र थी, और होते भी क्यों ना। यमुना शबीर और रजिया की इकलौती बेटी थी, जिसे उन्होंने बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला था। वो गरीब जरूर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बेटी की किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया था। रजिया, तुम यमुना को लेकर अंदर जाओ और जब तक मैं ना कहूं दरवाजा मत खोलो। बाहर कुछ भी हो जाए, इसे लेकर बाहर मत आना। उन्होंने साथ ही से इन दोनों को अपने से दूर किया था और कमरे में बंद कर दिया था। रजिया बेगम भी काफी परेशान थी और दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी, जबकि यमुना ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। वो ऐसी ही थी, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती थी, और आज तो फिर भी बहुत बड़ी बात थी। पिछले कुछ दिनों से इसी तरह कुछ लोग इनके घर आते उसे अब्बा को डरा धमका कर मार पीट कर चले जाते। यमुना नहीं जानती थी कि वो लोग ऐसा क्यों करते, लेकिन जब भी वो लोग उनके घर आते तो उसके अब्बा इसी तरह से उसकी माँ को कमरे में बंद कर देते थे और बाहर से इसी तरह शोर की आवाजें आती थी। यमुना अपने कानों पर हाथ रख के अपनी माँ के गले लगकर एक कोने में बैठी रहती। जब सारी आवाजें थम जाती और बाहर जाकर देखा जाता तो शबीर नीचे जमीन पर पड़ा था और उसके सर से खून निकल रहा था।
बाबा ये क्या हुआ, आपको चोट कैसे लगी? यमुना भाग कर अपने बाबा के पास आई। अरे मेरी गुड़िया, कुछ भी नहीं हुआ, छोटी सी चोट है, अभी ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। उन्होंने प्यार से यमुना को अपने साथ लगाया था और उसे पुरसुकून करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अंदर से किस कदर वो खौफजदा और परेशान थे कोई नहीं जानता था। बाबा, वो कौन लोग थे और हमारे साथ ये सब कर रहे हैं? आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है? क्यों वो हर रोज आकर हमें परेशान करते हैं? शबीर के पास अपनी बेटी के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरी गुड़िया, इधर मेरी तरफ देखो, ऐसे छोटी छोटी चीजों से डरते नहीं, वो लोग बुरे लोग हैं, बस ऐसे ही लोगों को परेशान करना उनका काम है। तुम डरो मत, तुम्हारे बाबा है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम देखना, आज के बाद वो कभी यहाँ नहीं आएंगे और ना ही हमें परेशान करेंगे। जाने उन्होंने क्या सोचकर अपनी बेटी को तसल्ली दी थी। बाबा, आप सच कह रहे हैं? आज के बाद वो इस तरह हमारे घर नहीं आएंगे और ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचाएंगे? यमुना ने दोबारा से सब अपने बाबा से इस बात की यकीन दहानी चाहिए थी और उन्होंने हाँ में सर हिलाकर अपनी बेटी को यकीन दिलाया। मगर वो उस सोच में थे कि अपनी बेटी को उस यकीन को किस तरह कायम रखे, क्योंकि उन लोगों से लड़ना शबीर के बस की बात ना थी और जो वो चाहते थे वो शबीर मरकर भी नहीं कर सकता था। वो भी वॉशरूम से शॉवर लेकर बाहर निकला था जब सामने खड़े वजूद को देख से गुस्से से उसके माथे पर बल पड़े। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो और मेरी इजाजत के बगैर? तुम यहाँ आई कैसे? दिलावर गुस्से से पलवशा से पूछ रहा था, जो ना सिर्फ उसकी इजाजत के बगैर उसके कमरे में आई थी, बल्कि बेशर्मों की तरह कड़े से देख रही थी, जो शर्ट के बगैर खड़ा था। इस कमरे में जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी है। तुम शायद भूल रहे हो, अब मैं कोई गैर नहीं हूँ जिसे इस कमरे में आने के लिए इजाजत की जरूरत हो। बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है और इसके बाद तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक होगा, इस कमरे में भी और तुम पर भी। परवशा दिलावर के बेहद करीब खड़ी उसके सीने पर हाथ रखकर बड़ी बेशर्मी से उससे बात कर रही थी। ये क्या बेहूदगी है? शादी होनी है, अभी हुई नहीं है, जो तुम इस तरह से मुझ पर मेरी चीजों पर हक जताने के लिए पहुंच गई हो। दिलावर ने गुस्से से झटके से उसे अपने से दूर किया था। अपना इस तरह से दूर करना परवशा को बिल्कुल भी अच्छा न लगा, इसलिए वो बोल पड़ी, मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती। मोहब्बत और बेशर्मी में फर्क होता है। मुझे ना तो तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है और ना ही तुम्हारी मोहब्बत से कोई फर्क पड़ता है। जिस लड़की को अपनी इज्जत की परवाह ही ना हो, वो किसी से क्या ही मोहब्बत करेगी। और अब फौरन से मेरे कमरे से निकल जा और आज के बाद इस किस्म की बेहुदा हरकतें मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे बेशर्म बेहया लड़कियां किस कदर नफरत है उनसे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस मोहब्बत का जवाब मैं अपनी शदीद नफरत से दूं। आज के बाद मेरे कमरे की तरफ अपना रुख मत करना, अब जाओ यहाँ से। दिलावर ने गुस्से से कमरे से निकल जाने का कहा था। पलवशा भी अपनी इस कदर बेइज्जती पर फौरन से कमरे से बाहर निकल गई थी। उसके जाते ही दिलावर सोफे पर बैठ गया और अपना सर उसने दोनों हाथों में गिरा लिया। ऐसी लड़की के साथ वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगा? उस लड़की में एक भी ऐसी आदत ना थी जो दिलावर को पसंद होती, बल्कि दिलावर को तो उसकी हर एक हरकत से नफरत थी। वो तो उसे चंद सेकंड के लिए भी अपने कमरे तक में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो फिर पूरी जिंदगी में कैसे करता? जल्दी करो, हमें फौरन यहाँ से निकलना है। वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और इसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो जल्दी करो। शबीर ने रजिया और यमुना को अपने साथ लिया और घर के पिछले दरवाजे से रात के अंधेरे में वो लोग बाहर निकल आए। अभी वो घर से बाहर निकले ही थे जब उन्हें अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। उन्हें मालूम पड़ चुका था कि वो लोग घर के पिछले दरवाजे से निकल गए हैं, इसलिए वो लोग इनके पीछे थे और वो जल्द से जल्द उन्हें पकड़ना चाहते थे। शबीर ने एक हाथ से यमुना और एक हाथ से रजिया का हाथ पकड़ रखा था और बस वो भागे जा रहे थे। बाबा, मैं थक गई हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बस मैं और नहीं भाग सकती। भागते भागते यमुना थक चुकी थी। बस थोड़ी देर मेरा बच्चा, बस थोड़ा आगे जाकर हमें कोई बस मिल जाएगी और हमेशा के लिए हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। वो लोग दोबारा से भागने लगे थे जब अचानक से गोली चलने की आवाज है, उसके साथ ही शबीर जमीन पर गिरा। उसके बाजू से खून निकल रहा था, जिसे यमुना और रजिया दोनों देखकर घबरा गई। अब उनके लिए यहाँ से भागना बहुत मुश्किल था, इसलिए शबीर ने फैसला किया था कि अब उसे एक क्या करना है।
अपने जख्मी बाजू की परवाह की बगैर यमुना और रजिया को लेकर सामने नजर आने वाले डेरे पर पहुंच गया। ये डेरा बड़ी हवेली वालों का था। उसे उम्मीद थी कि यहाँ पर से जरूर मदद मिलेगी। दिलावर प्रदर्शा की सुबह वाली हरकत से अभी तक गुस्से में था, इसलिए हवेली वापस नहीं गया था और डेरे पर मौजूद था। जब बाहर से शोर की आवाज सुनाई दी, वो बाहर आया और सामने का मंजर, सामने एक जख्मी हालत में आदमी था। एक औरत और उसके साथ उसे सहारा देकर खड़ी एक छोटी सी लड़की, जिसने अपने आप को एक बड़ी सी चादर में छुपाया हुआ था। उस आदमी के पीछे छुपकर खड़ी वो दिलावर की नजर उस लड़की पर जाकर ठहर गई थी। जब आसपास से उठने वाले शोर से वो होश लाया। छोटे सरदार, हमारी मदद करें, हमें बचा ले। वो लोग हमें मार देंगे। वो मेरी बच्ची को ले जाएंगे। आपको खुदा का वास्ते मेरी बच्ची को बचा ले। शबीर रोते हुए दिलावर के कदमों में गिरा था। दिलावर ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और अपने मुलाजिम को बुलाकर उसकी पट्टी करने का कहा। उसके साथ वो बैठकर शबीर की पूरी बात सुनने लगा। पिछले 1 महीने से साथ वाले गांव के चौधरी के बेटे ने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना रखी हुई है। 1 महीना पहले साथ वाले गांव में हमारे रिश्तेदार की शादी थी। उस शादी में मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ गया था। वहीं उसकी नजर मेरी बेटी पर पड़ गई थी। मैंने आज तक अपनी बेटी को दुनिया की हर नजर से बचा कर रखा, लेकिन मैं उस घटिया और कमीने इंसान की नजर से अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। और फिर जिस दिन से उसने मेरी बेटी यमुना को देखा, वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। पहले तो उसने मुझे बहुत मरतबा मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरी बेटी बहुत ही छोटी और मासूम है मालिक, जबकि वो आदमी एक घटिया और एक आवारा इंसान है। मैं कैसे अपनी फूल सी बेटी उसके हवाले कर देता। और फिर मेरे इनकार के बाद उसने रोजाना रात को अपने आदमियों को मेरे घर भेजना शुरू कर दिया, ताकि मैं तंग आकर अपनी बेटी उसके हवाले कर दूं। उसके आदमी रोजाना रात को आकर मुझे मार पीट कर चले जाते। मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी को कमरे में बंद कर देता, लेकिन आज रात उसने हद कर दी। उसने अपने आदमियों को मेरी बेटी को घर से उठाने के लिए भेजा था, इसलिए मैं उन्हें लेकर अपने घर से भाग गया। मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी को लेकर शहर में जाना चाहता था, जब रास्ते में उसके आदमी ने हमें घेर लिया और हमारे पास यहाँ आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शबीर ने रोते हुए पूरी बात दिलावर को बता दी, जिसे सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। चौधरी के बेटे को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि इस कदर गिरा हुआ इंसान था। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है शबीर। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम मुझे पहले बता देते तो अब तक वो कमीना जिंदा ही ना होता। मालिक, मैं नहीं चाहता था कि हमारी की वजह से आप लोगों की दुश्मनी मजीद गहरी हो जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपनी बेटी और बीवी को लेकर यहाँ से जा रहा था। आप कुछ भी करें, मेरी बेटी को इस शैतान से बचा ले। शबीर ने दोबारा से दिलावर के सामने हाथ जोड़े थे, जिससे दिलावर ने आगे बढ़कर थाम लिया। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं शबीर। आज से तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी मेरी है, और मेरी मौजूदगी में इस तक पहुंचना तो दूर की बात, कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। थोड़ी ही देर में डेरे पर एक शोर मच चुका था। चौधरी का बेटा वसीम और उसके आदमियों ने जैसे ही उसे ये बात बताई कि शबीर अपनी बेटी को लेकर दिलावर खान के डेरे पर पहुंच गया है, ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो खुद ही यहाँ पर आया था। दिलावर ने यमुना और रजिया को कमरे में भेज दिया। मुझे कोई भी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का शौक नहीं है। तुम मेरे आने का मकसद अच्छी तरह से जानते हो। हमारी अपनी लड़ाई और दुश्मनी एक तरफ, लेकिन फिलहाल मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि अपनी अमानत लेने के लिए आया हूँ। वो लड़की जिससे तुमने अपनी पनाह दी है घर में, उसे मेरे हवाले कर दो, क्योंकि उस पर मेरा हक है। वसीम ने आते ही दिलावर के सामने अपनी बात रखी थी कि वो किस मकसद से यहाँ पर है। तुम भूल रहे हो वसीम, उस लड़की का बाप यहाँ मौजूद है, और सबसे बढ़कर उसके बाप का उस पर हक है। तुम्हारा उस लड़की पर कोई हक नहीं, और आज के बाद उसके आसपास भी नजर मत आना। और क्या तुम्हें बाकी ये लगता है कि वो लड़की इतनी आसानी से तुम्हारे हवाले कर दूंगा? तो ये तुम्हारी भूल है। देखो दिलावर खान, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी किस्म का खून खराबा हो। उस लड़की को हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। बेहतरी इसी में है कि शराफत से उसे मेरे हवाले कर दो और इस मामला से दूर रहो, क्योंकि अगर तुमने शबीर का साथ देने की कोशिश की
तो मैं वो तुम्हारा हाल करूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि दिलावर खान के सामने खड़े होकर उसे धमकी दे। वो लड़की अब मेरी जिम्मेदारी है और मेरी पनाह में है। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी उसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। अब अगर अपनी सलामती चाहते हो तो फौरन से यहाँ से दफा हो जाओ। याद रखो, दिलावर खान इस बार तुम्हें इसमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अगर उस लड़की को अपने साथ ले जाने का मेरे पास कोई हक नहीं है तो तुम्हारे पास भी उसे यहाँ रखने का कोई भी हक नहीं है। मैं चाहूं तो अभी खड़े खड़े उसे गांव के सामने तुम्हें जलील करके रख सकता हूँ। तुम खुद सोचो, जब गांव वालों को ये बात पता चलेगी कि एक लड़की रात के वक्त तुम्हारे डेरे पर मौजूद थी, वो भी ऐसी लड़की जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए अपने और अपने बाप की इज्जत का ख्याल तो अभी से मेरे हवाले रख दो। मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। वसीम ने दिलावर को धमकी दी थी जिसका उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन वो लड़की मैं तुम्हारे हवाले किसी कीमत नहीं करूंगा। वसीम जानता था कि इतनी आसानी से दिलावर से जीत पाना मुमकिन नहीं है। उसके सारे आदमी मिलकर भी दिलावर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर वो यमुना के लिए यहाँ दिलावर के आदमियों से लड़ता भी तो उनसे जीत नहीं सकता था। इसलिए फिलहाल के लिए यहाँ से जाना ही बेहतर समझा था। लेकिन दिल ही दिल में उसने अहद किया था कि दिलावर से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा और उसे पूरे इलाके के सामने जलील और रुस्वा करके रखेगा। छोटे सरदार वसीम बहुत गिरा हुआ इंसान है। वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से आपकी और बड़े सरदार की इज्जत पर कोई हर्फ आए। आप मुझे और मेरे घर वालों को शहर भिजवा देगी। और इससे पहले कि वसीम कोई भी नया शोशा खड़ा करके शबीर से इसकी बेबसी से दिलावर की तरफ देखकर कहा था, नहीं शबीर, तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी मैंने खुद ली है और इसे मैं खुद खूब निभाऊंगा। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी बेटी से निकाह करूंगा और फिर जब वो मेरे निकाह में होगी तो ना तो कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देख पाएगा और ना ही कोई किसी किस्म का इल्जाम लगा पाएगा। दिलावर को खुद समझ न आई थी कि उसने इतना बड़ा फैसला अचानक कैसे लिया। वो जो शादी के नाम से ही भागता था, अब खुद उस लड़की से निकाह के लिए तैयार था जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। अफजल मौलवी साहब को लेकर आओ और निकाह का इंतजाम करो। दिलावर अपने खास बंदे अफजल को हुक्म देकर अपने कमरे में चला गया था। थोड़ी ही देर बाद यमुना का निकाह दिलावर खान से हो गया था। यमुना ने सिर्फ अपने बाबा के लिए हाँ की थी। वो न तो दिलावर खान को जानती थी और ना ही उसने कभी उसे देखा था। वसीम जब गांव के कुछ लोगों को लेकर डेरे पर पहुंचा ये बताने के लिए कि दिलावर खान गांव की लड़कियों को उनके घर से उठवाकर डेरे पर बुला लेता है, कोई भी उस भी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। सब लोग ये बात जानते थे कि दिलावर खान एक बाकिरदार मर्द है। वो कभी भी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। जब वसीम ने सबसे यही कहा कि किसी को इसकी बात पर यकीन नहीं, तो आज खुद अपनी आंखों से जाकर देखा। इसी चंद लोगों को लेकर डेरे पर पहुंचा था। यमुना वहां पर मौजूद थी। इसी बात का फायदा उठाकर वसीम दिलावर को सबके सामने बेइज्जत करना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था उसे ये हरकत कितनी महंगी पड़ेगी। दिलावर ने बिना कोई लिहाज रखे वसीम को मारना शुरू किया। इतना मारा कि उसका जिस्म बेचैन हो गया। खबरदार, जो आज के बाद किसी ने भी मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा, कोई आम लड़की नहीं है, वो दिलावर खान की बीवी है। और जो कोई भी इसकी तरफ देखेगा उसका ये हाल होगा। वसीम की हालत और दिलावर का गुस्सा देखकर वहां मौजूद सब लोग काम गए थे। वसीम के साथ आए लोग दिलावर के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। छोटे सरदार, हमें माफ कर दे। वसीम ने हमसे झूठ बोला था और हम भी जाने क्या सोचकर उसके साथ चल पड़े। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। डेरे पर मौजूद लड़की कोई और नहीं बल्कि दिलावर खान की बीवी थी। ये जानकर वहां आए सभी लोग वापिस पलट के थे, जबकि वसीम का बेजान वजूद दिलावर खान के आदमी उठाकर उसके घर फेंक आए थे। शबीर और रजिया बेगम अपने घर वापस आ गए थे, जबकि यमुना को दिलावर ने अपने साथ हवेली ले जाने का फैसला किया था। दिलावर खान को रात को घर नहीं आया, शायद वो डेरे पर ही था। आज से पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। जितना भी जरूरी काम हो खत्म करके हवेली वापस आ जाता है। सकीना बेगम नाश्ते की टेबल पर बैठी हयात खान से पूछ रही थी, बेगम, वो छोटा बच्चा नहीं रहा जो सब काम मुझसे पूछ कर करेगा या फिर मुझे बता कर करेगा। किसी काम की वजह से डेरे पर रुक गया होगा। ये भी हो सकता है कि वो डेरे पर ना हो, किसी काम की वजह से शहर चला गया हो।
और अभी नाश्ते से फारिग होकर मैं उसे फोन करता। मुझे भी उससे कुछ जरूरी बात कहनी थी। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी रुकने की आवाज आई। सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे। सामने ही दिलावर मौजूद था, मगर उसके साथ एक छोटी सी लड़की थी, इसलिए अपने आप को एक काली चादर में पूरी तरह छुपाया हुआ था। उसे देखकर सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। दिलावर चलता हुआ उसके करीब आया, जबकि वो लड़की भी छोटे छोटे कदम लेती उसके पीछे आ रही थी। कहाँ थे तुम पूरी रात, और ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? सबसे पहला सवाल हयात खान की तरह से आया था। आप लोग बैठ जाए, मैं सब कुछ बताता हूँ। दिलावर खान ने सबको बैठने का कहा, लेकिन अभी भी सब लोग खड़े हैरत से उसे देख रहे थे। लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है? पानो, दिलावर ने घर की सबसे खास मुलाजिमा को आवाज दी, जो थोड़ी ही देर बाद अदब से सर झुकाए सामने खड़ी थी। जी छोटे सरदार, पानो, ये यमुना है, तुम्हारी छोटी मालकिन। तुम इसे मेरे कमरे में छोड़ाओ। दिलावर की बात सुनकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई थी, जबकि बानो भी इस बात पर हैरान थी, लेकिन अपने मालिक के हुक्म को मानते इसलिए यमुना को अपने साथ आने का कहा। जो कुछ पहले हो चुका था, यमुना तो पहले सारी बातों से खौफजदा थी, और अभी लोगों को देखकर उसे मजीद खौफ महसूस हो रहा था। कौन है ये लड़की तुम्हारे साथ, और कमरे में क्यों जाएगी? बलवशा फौरन से सामने आई थी और गुस्से से उसने मुलाजमा के साथ खड़ी यमुना को देखा। ये लड़की तुम्हारे कमरे में नहीं, बल्कि इस घर से बाहर जाएगी। ये कहते ही बलवशा ने यमुना का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उससे पहले ही दिलावर उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ लगा चुका था। आप सब लोगों को ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मेरे इसी जुमले की समझ आ जाना चाहिए था कि ये लड़की कौन है। जब मैंने बानो को उसे अपने कमरे में ले जाने का कहा था, और इसके साथ ये कहा था कि आज से ये यहाँ की छोटी मालकिन है, इसका मतलब साफ है कि वो दिलावर खान की बीवी है, और इसी हैसियत से वो मेरे कमरे में मेरे साथ रहेगी। अगर किसी ने भी मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश भी की या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात दिलावर ने बलवशा को देखते गुस्से से कही थी। यमुना जो डर और खौफ की वजह से दिलावर के साथ लगकर गई थी, उसके गुस्से से बोलने पर और भी डर गई। दिलावर समझ चुका था कि अब इतनी बड़ी बात जानने के बाद उसके घर वाले खामोश नहीं रहेंगे, इसलिए उसने यमुना को बाना के साथ जाने का कहा। वो नहीं चाहता था कि वो छोटी सी लड़की इस घर वालों से मजीद खौफजदा हो जाए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इस घर में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बानो के साथ कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। दिलावर ने नरमी से यमुना को खुद से अलग किया और उसे कमरे में जाने का कहा। सब लोग उसके इस तरह नरम रवैये से हैरान रह गए थे। आज तक कभी भी दिलावर ने इतनी नरमी से कभी किसी से बात नहीं की थी। क्या वो लड़की वाकई उसके लिए इतनी खास थी? सब लोग ये सिर्फ सोचकर ही रह गए थे। पर खुरदार, तुम बताना पसंद करोगे कि आखिर ये लड़की कौन है, और अचानक से तुम उसे बीवी बनाकर घर ले आए हो, और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? बाप को इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा? हयात खान गुस्से से बेहाल हो रहे थे। नहीं तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उन्हें दिलावर खान के किसी लड़की को बीवी बनाकर घर ले आया है। दिलावर खान ने शुरू से लेकर आखिर आखिर तक पूरी कहानी सबको बता दी थी। अगर तुमने उस लड़की की हिफाजत करनी थी तो तुम किसी और तरीके से भी कर सकते थे। उसके और उसके खानदान वालों की जिम्मेदारी उठा लेते, उनकी माली मदद करते थे। उस लड़की से निकाह करना जरूरी था। अब की बार पलहशा ने चीख कर कहा, मेरी जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या नहीं, और मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। दिलावर ने भी उसी गुस्से से जवाब दिया। पलवशा का उसे अपने मामले में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसे तो किसी का भी अपने मामले में इस तरह बोलना पसंद नहीं था। जरूरत है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत है। मैं कोई इस घर की मुलाजमा नहीं हूँ, तुम्हारी होने वाली बीवी। तुम कैसे इतनी आसानी से मेरी जगह किसी और को दे सकते हो, और वो भी एक मामूली सी गरीब घर की लड़की को? तुमने इस गरीब लड़की को मेरे मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पलवशा से तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। उसका जी चाह रहा था कि अभी दिलावर के कमरे में जाकर उस लड़की को जान से मार दे। वो पलवशा के मुकाबले में थी। क्या वो एक गरीब घराने की आम सी लड़की? दिलावर ने उस आम सी लड़की को पलवशा पर अहमियत दी थी। ये बात उसे अंतर से ही सुलगा रही थी।
और ऊपर से दिलावर का उसके साथ इतना नरम रवैया देखकर, और सबसे बढ़कर ये सोचकर कि आज से वो दिलावर के साथ उसके कमरे में उसके साथ रहेगी, पलवशा अंदर ही अंदर तड़प रही थी। मैंने तुमसे कभी भी अपनी पसंदगी का इजहार नहीं किया, और ना ही कभी तुम्हें इस बात का एहसास दिलाया कि तुम मेरे लिए खास हो या तुम मेरी नजरों में कोई अहमियत रखती हो। और जहां तक रही बात शादी की, तो शादी अभी हुई नहीं जो तुम मुझ पर और मेरी चीजों पर अपना हक जता रही हो और मेरा फैसला में मदाखलत कर रही हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपनी हद में रहो। पलवशा बिल्कुल ठीक कह रही है दिलावर, ये कोई तरीका नहीं है कि तुम एक गरीब घर की लड़की को लाकर हमारे मुकाबले में खड़ा कर दो। तुम्हें अगर वाकई उस लड़की की इतनी फिक्र थी, इसकी हिफाजत करना चाहते थे, तो तुम उसका निकाह किसी मुलाजिम से भी करवा सकते थे। तुम्हें खुद से निकाह करने की क्या ही जरूरत थी। अब की बार हयात खान गुस्से से बोले थे, बाबा जान अब अच्छी तरह जानते हैं मैं अपने अलावा किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करता, और यहाँ तो मामला एक लड़की का थी, और मैं एक लड़की के मामले में किसी दूसरे इंसान पर कैसे भरोसा कर लेता। अपने मुलाजिम की बात कर रहे हैं मेरे सामने। अगर मेरा कोई सगा भाई भी होता, मैं तब भी उस लड़की के मामले में किसी पर भी भरोसा ना करता। मुझे उम्मीद है आप सबको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब मैं बहुत थक चुका हूँ, आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया, जबकि पीछे पलवशा रोती और तड़पती रह गई। जबकि हयात खान उसे तसल्ली दे रहे थे कि वो कभी भी उस गरीब घर की लड़की को अपनी बहू नहीं तस्लीम करेंगे। उनकी बहू कोई भी बनेगी तो वो पलवशा ही बनेगी। वो बहुत जल्द दिलावर से कहेंगे कि उस लड़की को तलाक दे दे। दिलावर जैसे ही कमरे में आया तो उसकी नजर सामने सोफे पर बैठी यमुना पड़ गई, जो जोर रोने में मसरूफ थी। दिलावर बेड पर बैठ कर उसे देखने लगा। इधर आओ मेरे पास। दिलावर की आवाज सुनकर यमुना ने फौरन सर उठाकर ऊपर देखा। सामने ही बेड पर बैठा दिलावर इशारे से उसे अपने पास आने के लिए कह रहा था। यमुना ने भी उसकी बात मानते खामोशी से उसके पास आकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसकी अम्मी ने दिलावर के भेजने से पहले उसे समझाया था कि इसे दिलावर की हर बात माननी है। यहाँ बैठो मेरे पास, और अब मुझे बताओ रो क्यों रही हो। दिलावर ने बहुत प्यार से उससे पूछा। वो खुद हैरान था कि वो हमेशा गुस्से में रहने वाला उस लड़की से इतनी नरमी से कैसे बात कर रहा था। मुझे बाबा के पास जाना है। यमुना ने सर झुकाकर मासूमियत से कहा। और बाबा के पास क्यों जाना है? क्योंकि उन्हें चोट लगी है और उनकी इतना ज्यादा खून निकल रहा था, पता नहीं वो कैसे होंगे। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक है और महफूज है, तुम्हें उनकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी उम्र क्या है? दिलावर ने कुछ सोचते हुए पूछा। देखने में तो वो 16-17 साल की लगती थी। दिलावर के सामने तो वो बिल्कुल ही बच्ची लगती थी। 18 साल और 2 महीने। यमुना ने फौरन अपनी उम्र बताई, और दिलावर ने शुक्र अदा किया कि चलो 18 की तो है, वरना उसे तो यही लग रहा था कि फिर जैसे एक बच्चे से शादी कर रही है। अब आप मेरे बाबा के पास छोड़ा है। यमुना ने दोबारा से अपनी बात पर आ गई थी। तुम जानती हो मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? कुछ सोचते हुए दिलावर ने उससे पूछा। जी। बस इतना ही कहकर यमुना खामोश हो गई। अच्छा तो फिर बताओ, ये तुम्हारा क्या लगता हूँ? दिलावर को छोटी सी लड़की से बातें करने में मजा आ रहा था, इसलिए वो बात को बढ़ा रहा था। और वो कुछ ये भी जानता था कि यमुना उससे बात करे ताकि कम से कम इस घर में और उसके साथ कंफर्टेबल रहे और अपनी हर परेशानी बिला झिझक उसे बता सके। आप मेरे शौहर हैं। यमुना ने फौरन ये कहा, चेहरा नीचे झुका लिया। दिलावर का उसका ये अंदाज बहुत पसंद आया था। एक लम्हे के लिए तो वो सोचने लगा कि कहाँ वो पलवशा जब बेशर्मी से उसके कमरे में आ जाती थी बिना किसी रिश्ते के, और एक ये लड़की थी जिसके निकाह में थी और उस पर हक रखती थी। लेकिन फिर भी उसने नजर उठा कर भी दिलावर को नहीं देखा था। ऐसी ही लड़कियां तो दिलावर को पसंद थी। अच्छा, और ये तुम्हें किसने बताया कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ? आपके साथ आने से पहले अम्मी ने मुझे बताया था कि मेरी आपसे शादी होगी, इसलिए आप मेरे शौहर हैं और मुझे आपकी हर बात माननी है। दिलावर यमुना की बात सुनकर मुस्कुराया था। अच्छा है, तो अम्मी ने ये नहीं बताया कि जब शौहर लड़की की शादी होती है तो फिर वो अपने बाबा के साथ नहीं बल्कि अपने शौहर के साथ उसके घर में रहती है। इसलिए अब तुम्हें भी मेरे साथ इस घर में रहना है। हम तुम्हारी अम्मी बाबा से मिलने के लिए जाएंगे और मिलकर वापस आ जाया करेंगे। लेकिन आज से तुम मेरे साथ इस घर में और इस कमरे में तुम्हें रहना है। यमुना बहुत गौर से दिलावर की बातें सुन रही थी। यहाँ रहने का सुनकर वो परेशान हो गई। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने बाबा के पास जाना है।
यहाँ पर नीचे सब लोग गुस्से में थे। मुझे उन सब लोगों से डर लग रहा था। तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कोई आम लड़की नहीं हो, बल्कि दिलावर खान की बीवी हो। इस घर में तुम्हारा जैसे जी चाहे तुम रह सकती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। और अगर कोई तुम्हें कुछ कहे तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। लेकिन अब यहाँ से जाने की बात मत करना, क्योंकि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। दिलावर इतना कहकर उठकर फ्रेश होने चला गया था। जाने की उसे इस लड़की के मुंह से जाने की बात सुनकर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। 2 दिन गुजर चुके थे। यमुना अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि उसे अभी भी इस घर में मौजूद सब लोगों से डर लगता था। जबकि सकीना बेगम कमरे में अपनी बहू से आकर मिल लेती थी। उन्हें ये छोटी सी लड़की बहुत पसंद आई थी, और महानूर को भी अपनी भाभी बहुत पसंद आई थी। सकीना बेगम को पलवशा पहले ही दिन से पसंद नहीं थी। उन्हें भी यमुना जैसी मासूम और प्यारी सी लड़की अपने बेटे के लिए चाहिए थी। लेकिन हयात खान की वजह से वो चुप थी। वो जानती थी कि कभी भी उनकी बात को अहमियत नहीं देंगे और पलवशा को ही अपनी बहू बनाएंगे। लेकिन अब वो दिलावर के इस फैसले से बेहद खुश थे। दिलावर की गैर मौजूदगी में वो और महानूर ही यमुना का ख्याल रखती थी, और उसकी जरूरत की हर चीज उन्होंने उसके कमरे में पहुंचा दी थी। यही वजह थी कि अब यमुना भी इस घर में रहने की थोड़ी थोड़ी सी आदी होने लगी थी। दिलावर को भी ये छोटी सी लड़की अच्छी लगने लगी थी, और उसका जी चाहता था कि बस वो हर वक्त उसकी आंखों के सामने रहे। वो यमुना को एक लम्हे के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता था। दिलावर की मोहब्बत ही थी कि यमुना ने भी बहुत जल्दी इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। यमुना के माँ बाप भी अपनी बेटी की तरफ से मुतमईन थे। वो जानते थे कि दिलावर खान ने खुद उसकी जिम्मेदारी उठाई है, और वो उसकी और अपनी चीजों की हिफाजत करना अच्छे से जानता है। यमुना पलवशा से कई ज्यादा खूबसूरत थी, और इस बात का अंदाजा दिलावर को उसे पहली मर्तबा देखकर ही हो गया था। जबकि पलवशा ये सब कुछ इतनी आसानी से कबूल करने वाली नहीं थी। उसका तो बस नहीं चलता था कि वो भी यमुना की जान ले ले। अब तुमने इस बारे में क्या सोचा है? तुम्हारी शादी के ड्रामे को 1 हफ्ता गुजर गया है। मेरे ख्याल से 1 हफ्ता काफी है। तुमने उस लड़की से निकाह किया, हम खामोश रहे। ये सोच करके तुम्हें पसंद आ गई होगी, इसलिए उसे घर लिया और इसे अपने कमरे में भी रखा। अब तुम्हारा दिल बढ़ गया हो तो आगे के बारे में कुछ सोचे। हयात खान की आखिरी बात पर तो दिलावर को गुस्सा और दिला दिया था। क्या मतलब है आपकी इस बात का कि दिल बढ़ गया होगा? मैंने उससे निकाह किया है। यमुना मेरी बीवी है, कोई चीज नहीं कि जिससे मेरा दिल बढ़ गया होगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। आप माने या ना माने, वो इस घर की बहू है और मेरी भी, और वो इसी घर में रहेगी। देखो दिलावर, तुम्हारी जिद के आगे मैं खामोश रहा था, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी करोगे मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहूंगा। पलवशा से तुम्हारी बचपन की मंगनी है, और वैसे भी शायद तुमने ये भूल रहे हो कि हमारे खानदान में ये रवाज है कि हम खानदान से बाहर शादी नहीं करते, और तुम इस गरीब आदमी की बेटी को बीवी बनाकर घर ले आए हो और चाहते हो कि हम उसे बहू तस्लीम करें। तुमने उससे निकाह किया, अब कुछ दिन अपने साथ रख लिया, इतना काफी है। अब उस लड़की को तलाक देकर फारिग करो और पलवशा से शादी करो। उसके अलावा मैं और कोई बात नहीं सुनूंगा। इस घर की बहू और तुम्हारी बीवी इस खानदान की लड़की ही बनेगी, इसके अलावा और कोई नहीं। अगर तुम चाहते हो कि हमारे खानदान का नाम एक गरीब मस्कीन लड़की के नाम से आगे चले, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। इस खानदान का अगला वारिस इस खानदान की लड़की से ही होगा, और ये हमारा आखिरी फैसला है। तुम्हारे पास 2 दिन है सोचने के लिए। 2 दिन में तुम खुद उस लड़की को कहीं छोड़ा, वरना हम उसे घर से निकाल देंगे। मुझे सोचने के लिए ना तो 2 दिन का वक्त चाहिए और ना ही एक लम्हे का। मैं फैसला कर चुका हूँ। यमुना मेरी बीवी है और मैं अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारूंगा। अगर आपको अपनी बहू के रूप में वो कबूल नहीं, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भूल रहे हो दिलावर कि यहाँ के नए सरदार तुम बनने वाले हो, और तुम सरदार इसी सूरत बनोगे जब तुम पलवशा से शादी करोगे। अगर आपका यही फैसला है तो फिर ठीक है। मुझे ना तो आपकी सरदारी चाहिए और ना ही आपकी जायदाद। आप अपना सब कुछ अपने पास रखें। मैं अभी अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। दिलावर के फैसले ने वहां मौजूद हर शख्स को खामोश करवा दिया था। सब लोग हैरान थे कि दिलावर एक आम सी लड़की के साथ सब कुछ छोड़ने के लिए उसके लिए तैयार हो गया था। इससे पहले कि दिलावर वहां से जाता, हयात खान ने उसे रोक दिया। रुक जाओ दिलावर,
अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम तुम्हारी खातिर उस लड़की को इस घर की बहू तस्लीम करते हैं। अब सरदार बनने की तैयारी करो। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। ये सब क्या है भाई साहब? आप ऐसे कैसे ये फैसला कर सकते हैं? आप कैसे उस गरीब घर की लड़की को, जो कि इस घर में मुलाजमा की हैसियत भी ले रखती, उसे अपनी बहू तस्लीम कर सकते हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटे के खोने से डर से आपने मेरी बेटी कहा उस 2 टके की लड़की की झोली में डाल दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बेटी का क्या होगा? दिलावर के जाते ही समीना बेगम ने अपनी दुहाई दी थी। क्या हो गया समीना? होश से काम लो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस 2 टके की लड़की को इस घर की बहू मानूंगा? ये तो मैंने दिलावर के सामने जानबूझकर कहा। अगर मैं ऐसा ना कहता तो अभी ये सब कुछ छोड़ के चला जाता। और तुम उसे अच्छी तरह जानती कि अपनी बात का कितना पक्का है। और मैं इस 2 टके की लड़की की खातिर अपने बेटे को नहीं गवा सकता। हमें जो भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा। तुम फिक्र मत करो, इस घर की बहू तो पलवशा ही बनेगी। तुम बस देखती जाओ कि अब मैं क्या करता। हयात खान की ये बात सुनकर समीना बेगम थोड़ी सी पुरसुकून हो गई थी। उन्हें अपने भाई पर भरोसा था और वो जो कहते थे वो कर गुजरते थे। तुम जानती हो मैं आज कितना खुश हूँ। मुझे जिंदगी में किसी चीज के मिलने पर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे आज ये जानकर हो रही है कि मैं बाप बनने वाला हूं। तुमने मुझे जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी दी है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। दिलावर बेड पर बैठी यमुना के करीब होकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसे अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। उन दोनों की शादी को 2 माह गुजर चुके थे। दिलावर इस इलाके का नया सरदार बन चुका था और अब सब कुछ उसने खुद संभाला था। और आज जो खबर उसे मिली थी उसने तो उसकी जिंदगी में रंग भर दिए थे। वो बाबा बनने वाला था और ये एहसास उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। वो तो पहले दिन से यमुना का बहुत ख्याल रखता था क्योंकि वो छोटी सी लड़की दिलावर के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। दिलावर यमुना से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन अब ये बात जानकर वो तो इसके मामले में और भी ज्यादा एहतियात पसंद हो गया था। अब तो वो खुद इससे छोटी सी चीजों का ख्याल रखता। यमुना भी उसकी इस कदर मोहब्बत देखकर दिल ही दिल में अपना रब का शुक्र अदा करती। उसने वसीम जैसे शैतान से उसे बचाया था और दिलावर जैसा एक नेक और अच्छा हमसफर दिया था जिसने ना सिर्फ उसे इस घर में इज्जत दिलाई बल्कि मकाम भी दिलाया, बल्कि उसे उससे इस कदर मोहब्बत करता था और उसका ख्याल रखता था। दिलावर ने जब से घर वालों को ये बात बताई थी कि सकीना बेगम और महानूर के अलावा कोई भी इस बात से खुश नहीं था, और पलवशा तो ये सुनकर ही तरफ उठी थी कि वह लड़की जिसे वो दिलावर की जिंदगी से निकालना चाहती थी वो दिलावर की जिंदगी में अपना बहुत बड़ा मुकाम बना चुकी थी। अब तो उसे दिलावर की जिंदगी से निकालना एक तरह से नामुमकिन था। दिलावर कभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार ना होता। भाई साहब, अब क्या अब भी हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएंगे? आपने ही कहा था ना कि इस खानदान की बहू पलवशा के अलावा कोई नहीं बनेगी। आपके सारे वादे धरे के धरे और झूठे साबित हुए हैं। वो लड़की ना सिर्फ इस घर की बहू बन गई है बल्कि बहुत जल्द इस घर को वारिस भी दे देगी और इसके बाद उसकी जगह इस घर में और भी मजबूत हो जाएगी। अब तो दिलावर किसी सूरत उसे छोड़ने पर तैयार भी नहीं होगा। अब क्या उस 2 टके की लड़की इस हवेली को वारिस देगी? इस खानदान का अगला वारिस एक गरीब और मस्कीन लड़की का खून होगा। तो क्या आप उसे कबूल कर लेंगे? समीना बेगम के लहजे में किस कदर नफरत थी, उसके अल्फाज से इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा लगाया जा सकता था। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता और ना ही मैं ऐसा कभी होने दूंगा। अब वक्त आ गया है उस लड़की को दिलावर की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। तुमने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मैं बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। दिलावर जो 2 दिन के लिए अपने काम की वजह से शहर जा रहा था, यमुना उसके जाने का सुनकर ही परेशान हो गई थी। दिलावर हर मुमकिन तरीके से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यमुना को दिलावर की इस कदर आदत हो गई थी कि उसके बगैर अकेली घर में भी नहीं रह सकती थी। देखो यमुना, मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता क्योंकि मेरा सारा वक्त काम में गुजरेगा और मैं बाहर रहूंगा। मैं तुम्हें हर जगह अपने साथ तो नहीं लेकर जा सकता ना, और इस तरह मैं वहां पर ठीक तरह से तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख पाऊंगा। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक है, यहाँ पर अम्मी जान तुम्हारा ख्याल रखेंगी। और वैसे भी 2 दिन की तो बात है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम अपने कमरे से कहीं बाहर नहीं जाओगे।
अम्मी जान तुम्हारी जरूरत की हर चीज तुम्हारे कमरे में पहुंचा देंगी और महानूर भी तुम्हारे पास रहेगी। लेकिन अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो इसी वक्त मुझे फोन कर लेना, मैं फौरन से वापस आ जाऊंगा। दिलावर का भी यमुना को छोड़कर जाने का दिल नहीं था, लेकिन काम की वजह से उसका जाना जरूरी था। बड़ी मुश्किलों से उसने यमुना को राजी किया था, वरना तो उसे जाने देने के लिए तैयार ही नहीं थी। दिलावर को यहाँ से गए हुए दूसरा दिन था। सकीला बेगम ने यमुना को पूरे घर में ढूंढ लिया था, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। हर मुलाजिम से पूछ लिया था, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। यमुना तो अपने कमरे से कहीं बाहर निकलती ही नहीं थी, तो वो कहाँ जा सकती थी? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने दिलावर को बताना बेहतर समझा। पहली बेल पर ही फोन उठा लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? लेकिन सामने से सकीना बेगम की परेशान आवाज सुनकर दिलावर फिर परेशान हो गया। दिलावर बेटा, मैंने यमुना को पूरे घर में ढूंढ लिया है, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। वो तो घर से कहीं बाहर भी नहीं निकलती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ चली गई है। तुम जल्दी से वापिस आ जाओ। अम्मा, वो ऐसे कहीं नहीं जा सकती, घर में ही कहीं होगी। अब परेशान ना हो, मैं आज ही वापस आ रहा हूँ। घर में सब लोग मुतमईन थे, सिवाय सकीना के, जो अपनी बेटी जैसी बहू को ढूंढने में हलकान हो रही थी, जबकि बाकी सब इस बात पर खुश थे कि यमुना का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और अब जबकि दिलावर वापस आएगा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तब तक वो यमुना की उसकी असल जगह पर पहुंचा चुके होंगे। और वैसे भी दिलावर उसे कहाँ ढूंढेगा? उन्होंने यमुना को जिस जगह भेजा था, वहां तो दिलावर कभी नहीं पहुंच सकता था। सब लोग हॉल में बैठे दिलावर का इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरों पर मस्नूई सी परेशानी थी, जो सिर्फ दिलावर को दिखाने के लिए थी कि अचानक से गाड़ी रुकने की आवाज आई। लगता है दिलावर आ गया। सकीना बेगम फौरन अपनी जगह से उठी। सबकी नजर दरवाजे की जानिब थी। सब वहां से आने वाले दिलावर को देखकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि दिलावर अकेला नहीं था, उसके साथ यमुना भी थी, जिसे दिलावर ने अपने बाजू में उठाया हुआ था। यमुना को दिलावर के पास देखकर सकीना बेगम की जान में जान आई थी। दिलावर बिना किसी से कोई बात किए यमुना को अपने कमरे में ले गया था। सब लोग उसके पीछे भागे थे कि ऐसा कैसे हो सकता था। उन्होंने तो यमुना को घर से गायब करवा दिया था, तो दिलावर उस तक कैसे पहुंचा? जैसे ही सब लोग कमरे में पहुंचे, उससे पहले कोई भी दिलावर से कोई सवाल करता, दिलावर गुस्से से बढ़ता और इसके अल्फाज ने सबके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खींच ली थी। यमुना मेरी बीवी है, कोई तवाइफ नहीं, जिसे आप यहाँ क्यों कोठे पर बेचा है। मेरे होने वाले बच्चे की माँ, आप कैसे ये सब कर सकते हैं? दिलावर कराया था। यमुना जो अभी होश में आई थी, किसी अपने को अपने पास देख तोड़कर उसकी हिसार में जा चुकी। दिलावर ने उसे खुद में बेच दिया, किसी कीमती मताए हयात की तरह। ये सब कुछ तुम क्या कह रहे हो? हमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी बीवी खुद घर से भागी थी, इसमें हमारा क्या कसूर? हयात खान फौरन से बोले थे, जबकि यमुना इतने बड़े इल्जाम पर दिलावर को देखते नाम में सर हिला रही थी। किसने क्या किया और क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर कौन जानता है? आपको क्या लगता है कि मैं अपनी बीवी से गाफिल हो जाऊंगा और आपका जो जी चाहेगा आप वो करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं पहले ही दिन से आप लोगों पर भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि आपकी और फुप्पो की जान की बातें मैं सुन चुका था। इसलिए मैंने घर में हर जगह कैमरे लगवाए थे। हर वक्त यमुना मेरी नजर रहती थी। मुलाजमा के हाथ आपने दूध का गिलास बिछाया था, जिसमें नींद की दवाई मिलाई गई थी, और यमुना उसे पीते ही बेहोश हो गई थी। उसी वक्त दो औरतें उसे कमरे से उठाकर लेकर गई थी और उसे गाड़ी में डालकर यहाँ से रवाना कर दिया गया था। यहाँ पर मेरे आदमी हर वक्त यमुना की हिफाजत के लिए मौजूद थे। उन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया जो उसे कोठे में लेकर गई थी, जहाँ पर आपने यमुना का सौदा किया और मेरी बीवी को इस घर की इज्जत को बेच दिया था। जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैं फौरन वहां पहुंचा और इससे पहले कि कुछ गलत होता या बहुत देर हो जाती, मैं अपनी बीवी को वहां से वापस ले आया। दिलावर की बात सुनकर हयात खान अपनी जगह पर सुन रह गए थे। वो कैसे भूल सकते थे कि उनका बेटा कोई आम इंसान नहीं, जिसे वो इतनी आसानी से बेवकूफ बना जाएंगे। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये गलती नहीं, गुनाह है। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मेरी बीवी को कोठे पर भेज देंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अब तक मुझे यही लगा था
कि शायद मेरे अचानक फैसले से आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैंने सोच भी नहीं सकता था कि मेरा पाप इस हद तक भी जा सकता है। मैं आज इसी वक्त अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। इससे पहले कि दिलावर यमुना को लेकर यहाँ से चला जाता, हयात खान फौरन से अपने बेटे की तरफ बढ़े और उसके आगे हाथ जोड़ दिया। उन्हें वाकई अपनी गलती का एहसास था। उन्होंने यमुना से इस बात की माफी मांगी और उसके सर पर हाथ रखा, ये कहते हुए कि आज उन्होंने पूरे दिल से यमुना को अपनी बेटी और इस घर की बहू तस्लीम किया है और आज के बाद वो कभी भी इस पर आंच भी नहीं आने देंगे। यमुना को उन्होंने जिस बात में आकर यहाँ से बेच तो दिया था, लेकिन उसके बाद वो एक लम्हे के लिए भी सुकून में नहीं आए थे। ये सोचकर कि वो लड़की मासूम है और इस घर को वारिस देने वाली थी, उन्होंने खुद से अपने घर की खुशियों को बर्बाद कर दिया था। यमुना के कहने पर दिलावर ने अपने बाप को माफ कर दिया था, लेकिन पुलवशा और उसकी माँ को शहर वाले घर में भिजवा दिया था, क्योंकि दिलावर अच्छी तरह से जानता था कि पुलवशा अभी भी यमुना को उससे दूर करने के लिए पास नहीं आएगी और वो नहीं चाहता था कि यमुना को किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचे। इसीलिए सबसे बेहतर यही लगा कि हयात खान ने भी इस फैसले पर कोई भी एतराज नहीं किया था। अगर आप वहां ना आते तो मेरा क्या होता, मैं तो मर ही जाती। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं वहां ना आता? दिलावर खान अपनी मोहब्बत की और अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानता है। अगर आप मुझे अकेला छोड़कर ना जाते तो ऐसा ना होता। यमुना ने मासूमियत से कहा, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। यमुना को दिलावर के हर वादे पर यकीन था, इसलिए उसने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में रखा। दिलावर ने भी आगे बढ़कर उसके माथे पर बोसा दिया। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि ये छोटी सी लड़की उसकी जिंदगी बन जाएगी और आज वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश था।